अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपको यूएसए का H1B वीज़ा ना मिले बल्कि अब तो मिलने का चांस है ही नहीं क्योंकि $1 लाख की फ़ीस लगा दी गई है। तो आप क्या करेंगे? अब आपने अमेरिका जाना है, जाके वहाँ पे सेटल होना है, तो आपके पास कोई और ऑप्शन है? नहीं। पर मैं आज आपके लिए बड़ी रिसर्च करके 3 ऐसे ऑप्शंस लेकर आया हूँ कि जो H1B वीज़ा को आप छोड़ दें, भूल जाएं और इन 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन यूज़ करते हुए आप अमेरिका जा सकते हैं, वहाँ जाके सेटल भी हो सकते हैं, ग्रीन कार्ड भी हासिल कर सकते हैं। अब ये 3 ऑप्शंस कौन सी हैं, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और बहुत मेहनत से रिसर्च करके मैंने ये सारी जो है ना डिटेल इकट्ठी की है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। दोस्तों ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि अब H1B वीज़ा के ऊपर ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ना वो $1 लाख की फ़ीस लगा दी है और साथ में लॉटरी सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया है। पहले लॉटरी सिस्टम ये होता था कि आप लोगों की जितनी एप्लीकेशंस होती थी उनको वो मतलब कुरानंदाजी के ज़रिए या लॉटरी के ज़रिए वो निकालते जाते थे और 85,000 वीज़ा इशू करते थे कि जिसका भी नाम निकल आया उसको वीज़ा इशू हो जाता था। तो अब वो भी ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने वेजेस सिस्टम कर दिया है कि जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उसके चांसेस ज़्यादा होंगे वीज़ा निकलने के, जिसकी जितनी कम सैलरी होगी उसके चांसेस कम होंगे H1B वीज़ा के लिए। तो ये सारा इतना मुश्किल हो गया कि अब लोगों को ईजी नहीं रहा। इवन अब जो यूएसए के अंदर है वो भी बहुत परेशान है कि उनके साथ क्या होगा, और जो पाकिस्तान में है या इंडिया में है जिन्होंने ये एप्लीकेशन डाली हुई थी वो भी परेशान है कि उनके साथ क्या होगा। तो दोस्तों इन सारी मुश्किलात से बचने के लिए आपके पास सबसे जो पहली ऑप्शन है वो है O1 वीज़ा। O1 वीज़ा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है? देखिए इस बेस्ट ऑप्शन में सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि आपके पास कोई भी स्किल है, कोई भी हुनर है, आपको किसी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है H1B वीज़े की तरह कि आपका कोई स्पॉन्सर आपको भेजेगा और फिर वो आपको ऑफर लेटर आएगा और फिर वो एम्प्लॉयमेंट करेगा। नहीं, आपके पास कोई भी हुनर है, कोई भी स्किल है, आप आईटी में हैं, आप अकाउंट्स में हैं, आप फाइनेंस में हैं, आपके पास डिग्री है और आपके पास क्वालिफिकेशन है या कोई भी स्किल है, इवन आप इलेक्ट्रिकल के कोई मास्टर हैं या इवन आप म्यूजिशियन हैं, इवन आप आर्टिस्ट हैं, आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि जी बड़ा हाई स्किल वाला बंदा हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो वही अप्लाई नहीं। आपके पास अगर कोई स्किल है और कम से कम ग्रेजुएशन की जो है ना आपकी डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीज़ा की जो एक और बड़ी खसूसियत ये है कि कोई कैप सिस्टम नहीं है, कोई मतलब इसकी लिमिटेशन नहीं है भाई इतने ही वीज़े देने हैं इतने नहीं देने। जैसे H1B वीज़ा में लिमिटेशन है ना कि 85,000 से ज़्यादा एनुअली वीज़े नहीं दिए जा सकते, इसमें ये भी कोई लिमिटेशन नहीं है। H1B में ये लिमिटेशन है कि आप फरवरी के बाद अप्लाई नहीं कर सकते। हर साल जो है ना आपको सिर्फ 2 महीने मिलते हैं वो अप्लाई करने के लिए, जनवरी और फरवरी के, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि इसमें अनलिमिटेड है, आप जब चाहें अप्लाई कर सकते हैं। कोई लॉटरी सिस्टम भी नहीं है, ठीक है, बस आपने वीज़ा अप्लाई करना है और आपकी काबिलियत पे वो वीज़ा आपको मिल जाना है। और इसका एक अहम बेनिफिट ये भी है कि आपको अगर कोई कंपनी जॉब दे रही है तो आप उसके थ्रू O1 वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लाजम नहीं है कि आप H1B वीज़ा अप्लाई करो, O1 वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपकी कोई LLC ऑनलाइन कंपनी, आपकी अपनी बहुत से लोगों की ऑनलाइन कंपनीज हैं जिन्होंने सिर्फ ऑनलाइन लाइसेंस बना के वो बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, तो वो अपनी LLC के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन किसी एजेंट के थ्रू भी, किसी भी एजेंट को आप पैसे देंगे जो भी है उसके साथ डील करके भी आप ये O1 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लोग डरते हैं, लोग ये सोचते हैं कि यार ये O1 वीज़ा जो है ना ये बड़े हाई लेवल के लोगों के लिए है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ये देखिएगा कि H1B वीज़ा के ऊपर लोगों की तादाद कम होती जाएगी और O1 के ऊपर जो है ना वो तादाद बढ़ती जाएगी। बल्कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूएसए में ये काम O1 के ऊपर जो है ना ऑलरेडी काम कर रहे हैं और हैं। तो अब बात करते हैं दूसरी ऑप्शन की। दूसरी ऑप्शन है EB1A वीज़ा। EB1A ग्रीन कार्ड वीज़ा, ये आपको ग्रीन कार्ड तक लेके जाता है। अब ये वीज़ा, ये ऑप्शन बहुत ही कमाल है, ये भी O1 की तरह कमाल है। इसकी सबसे बेहतरीन खासियत ये है कि इसमें एम्प्लॉयर लाजिम है ही नहीं कि आपने किसी न किसी एम्प्लॉयर से इसके लिए मतलब कहना है और वो आपको जॉब देगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है, आपने खुद से ये वीज़ा अप्लाई करना है, अपने आप को खुद आप स्पॉन्सर कर रहे हैं। और ये सबसे फास्ट ट्रैक वीज़ा माना जाता है जो आपको ग्रीन कार्ड तक लेके जाता है। सम टाइम तो बहुत सारे लोग हैं कि इस वीज़े के ऊपर 2 साल में अपना ग्रीन कार्ड अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं होती, सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है। H1B वीज़ा की तरह मिनिमम सैलरी की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती, जैसे कि पर्म प्रोसेस होता है
वो इसमें नहीं होता। अब आप सोचेंगे कि ये पर्म प्रोसेस क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बता दूं। ये पर्म प्रोसेस ये होता है कि एम्प्लॉयर या जो कंपनी जो आपको वीज़ा दे रही होती है H1B या किसी भी और कैटेगरी में, उसको समटाइम ये प्रूव करना पड़ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को कि भाई हम जिस बंदे को बुला रहे हैं, हमने अमेरिका में उसके लिए बहुत कोशिश किया और हमें लोकल मार्केट में वो बंदा, वो स्किल, वो टैलेंट हमें नहीं मिला, इसलिए हम वहाँ से बुला रहे हैं। वो क्लेम को आपको जो है ना वहाँ पे प्रूव करना पड़ता है कि भाई ये जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें अमेरिका से ये बंदा नहीं मिला। लेकिन जब आप ये EB1A वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको ये पर्म प्रोसेस भी फेस नहीं करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो ज़बरदस्त वीज़ा है, तो इसमें तो जो है ना फ़ौरन अप्लाई करना चाहिए, मगर इसका एक छोटा सा जो है ना बैकड्रॉप भी है। अब आप कहेंगे वो क्या है? वो ये है बैकलॉग। सम टाइम जो है ना बैकलॉग होता है इसमें, पर इसमें पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। अब बैकलॉग का सिस्टम क्या होता है जी, इसका एक प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है थोड़ा सा। यानी कि आप अगर अप्लाई आज करेंगे, 2025 में करेंगे, तो वो नॉर्मली 2027 या 28 तक जाके ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा और उसके बाद आप ग्रीन कार्ड जो है ना अप्लाई कर सकेंगे और ये चीज़ें आपकी चलेंगी। तो वो इस तरह होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो बड़े कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया है, जैसे चाइना है, या और मुल्कों के लोग जहाँ मतलब ज़्यादा आते हैं, तो वो वहाँ की ना एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो एक बैकलॉग हो जाता है कि इतने लोग लाइन में होते हैं, तो वो प्रोसेसिंग होते होते टाइम बहुत लग जाता है। लेकिन अगर आप इन कंट्री से नहीं हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, या आप किसी और कंट्री से हैं, अफ्रीका के कंट्री से हैं, तो आपका बैकलॉग तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी जो एप्लीकेशन है, वो बहुत कम होती है। यानी कि जिस कंट्री से जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, उस कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा उसके लोगों को टाइम लग रहा होता है। तो जो पाकिस्तान से जाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए तो ये 1 साल के अंदर जो है ना ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो बैकलॉग है, ये पाकिस्तानियों को तो हिट नहीं करता है, अलबत्ता बड़े कंट्रीज इंडिया, चाइना वगैरह को ये हिट करता है। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरी ऑप्शन थोड़ी वर्स्ट ऑप्शन है। मतलब ये है कि अगर आपका और कोई काम नहीं बन पा रहा है, कहीं से भी कोई रास्ता नहीं हो पा रहा है, मसले का हल नहीं हो पा रहा है, तब आपने ये ऑप्शन यूज़ करनी है। अदरवाइज इस ऑप्शन को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ये है F1 वीज़ा। F1 वीज़ा यानी स्टूडेंट वीज़ा। अब स्टूडेंट वीज़ा पे आप पहले दिन से CPT करके जो है ना आप अपनी जो है ना जॉब भी कर सकते हैं और साथ में आप मतलब क्लासेस भी ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये CPT क्या है? CPT एक मतलब इसका एब्रिविएशन है सर्कुलर प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग। यानी कि ये आपको वर्क अथोराइजेशन का जो है ना वो लेटर देता है कि आप बेशक स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए हैं, मगर आप काम कर सकते हैं और पार्ट टाइम क्लासेस ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना काम चला सकते हैं और पार्ट टाइम क्लासेस ले सकते हैं और फुल टाइम में आप अपनी जॉब कर सकते हैं करके, और इसी तरह चलते चलते फिर आप जब आपके पास हालात साजगार हो जाएं, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी एप्लीकेशन थोड़ी सी अपग्रेड हो जाए, उसके बाद आप फिर O1 या EB1A वीज़ा या किसी भी और कैटेगरी के लिए आप फिर अप्लाई करके खुद को मूव कर सकते हैं। पर ये जो है ना एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है, तब आप इसको चूज़ करें। अब इस वीज़े में थोड़ी सी दिक्कत भी है। पहली दिक्कत तो यही है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि डेफिनेटली स्टूडेंट वीज़ा है, तो इसके ऊपर आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी देनी होती है। तो और ये है, मगर इसका फ़ायदा ये है कि आप पहले दिन से ही, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको पहले दिन से CPT की जो है ना परमिशन दे देती हैं और पहले दिन से काम कर सकते हो और साथ में क्लासेस ले सकते हो। और दूसरी दिक्कत इसमें ये आ सकती है कि फ्यूचर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने O1 वीज़ा अप्लाई किया, तो O1 वीज़ा आप जब अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट आपसे वेरिफिकेशन मांग ले, रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस मांग ले कि आप जो O1 वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आपके पास जो स्किल है उसके डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, उसकी डिग्री लेके आओ। तो अगर आपने प्रॉपरली यूनिवर्सिटी में डिग्री नहीं की है, आप तो सिर्फ जॉब करते रहे हैं और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है, तो फिर आपके लिए इशू हो जाएगा, वो O1 वीज़ा आपको अप्रूव नहीं हो पाएगा। लेकिन ये है कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं और फिलहाल आपको O1 या दूसरा कोई वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो ये F1 वीज़ा आपको वहाँ पे लीगल रखने में हेल्प करेगा। आप साल, 1.5 साल या जितना भी अर्सा इसमें लगा के अपने लिए चीज़ों को, हालात को बेहतर करके फिर आप अपना वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये हैं तीनों ऑप्शन जो मैंने आपको बता दी। सबसे पहला है O1 वीज़ा, जो सबसे बेस्ट है, ठीक है, वो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन भी बेस्ट है कि जिसमें आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड के लिए जो है ना वो आप एलिजिबल हो जाते हैं, वो है EB1A वीज़ा। तीसरी ऑप्शन थोड़ी वर्स्ट है,
थोड़ी टाइट है, पर जब पहली दो ऑप्शन और कोई भी ऑप्शन आपके लिए वर्कआउट ना कर रही हो, तब आप तीसरी ऑप्शन चूज करके यूएसए में लीगली रह सकते हैं। इस वीडियो का मकसद भी यही था कि आपको ये लीगल रास्ते बताए जाएं कि लीगली आप कैसे यूएसए में रह सकते हैं और H1B वीजे के ऊपर $1 लाख की फीस भी आपको पे ना करनी पड़े। तो उसको देखते हुए ये वीडियो बनाई गई है और ये रास्ते आपको बताए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।